गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आप सभी का पुनः एक बार मेरे व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको पिछले अध्ययन सत्रों में मैं आपको मानव मिति परीक्षणों के बारे में पढ़ा रही थी। आज हम लोग मानव मिति परीक्षण में के आगे के मेजरमेंट्स और मापों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिर व छाती का घेरा, कमर एवं नितंब का घेरा तथा स्किन फोल्ड थिकनेस के बारे में बात करेंगे। सिर एवं छाती का घेरा। सिर के घेरे के माप को बाल रोग विशेषज्ञ रुग्णावस्था अर्थात बीमारी की अवस्था में सिर के अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे आकार को जांचने के लिए सामान्य प्रक्रिया के रूप में मापते हैं। सामान्य अवस्था में सिर का घेरा मुख्यतः मस्तिष्क के आकार से संबंधित होता है, यानी कि मस्तिष्क जितना छोटा होगा सिर का घेरा उतना ही छोटा होगा, तथा कुछ हद तक खोपड़ी की अस्थियों व ऊतकों से भी संबंधित होता है। शैशवावस्था के प्रथम वर्ष में मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ सिर के घेरे में भी वृद्धि होती है। उम्र के इस पड़ाव में सिर के घेरे में वृद्धि उम्र को दर्शाती है तथा स्वास्थ्य एवं पोषण से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होती। हालांकि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में मस्तिष्क के आकार तथा खोपड़ी की अस्थियों एवं ऊतकों के विकास पर अपर्याप्त पोषण का प्रभाव शैशवावस्था के दूसरे वर्ष में दिखाई देता है, किंतु यह नकारात्मक प्रभाव छाती के घेरे के मुकाबले में काफी कम दिखाई देता है। उम्र के दूसरे एवं तीसरे वर्ष में पोषण स्तर की जांच के लिए सामान्यतया छाती के घेरे का माप लिया जाता है। जन्म के समय नवजात शिशु के सिर का घेरा छाती के घेरे के मुकाबले में अधिक होता है। जन्म के पश्चात प्रथम वर्ष में सिर के घेरे एवं छाती के घेरे के माप में सामान्य वृद्धि होती है। इस कारण प्रथम 6 माह की उम्र में ही शिशु के सिर व छाती के घेरे के माप लगभग समान हो जाते हैं। प्रथम वर्ष के पश्चात सिर के घेरे में वृद्धि की दर तो कुछ कम हो जाती है, किंतु छाती के घेरे में वृद्धि की दर सामान्य गति से या तीव्र गति से होती है, जिस कारण 1 से 5 वर्ष की उम्र के स्वस्थ बालकों के छाती के घेरे के माप सिर के मुकाबले अधिक होते हैं। ये देखिए, ये एक तालिका है जो सिर व छाती के घेरे के मापों को दिखा रही है। नवजात शिशु के सिर व घेरे के माप लगभग बराबर है 35 सेंटीमीटर, 3 माह में भी बराबर है और 6 माह का होते होते छाती के घेरे के माप में वृद्धि सिर के घेरे से कुछ अधिक हो गई है, जो कि 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक मेंटेन है। 5 वर्ष के बालक का सिर का घेरा 50.8 सेंटीमीटर है, वहीं छाती का घेरा 55 सेंटीमीटर है। कारण 1 से 5 वर्ष के दौरान सिर के घेरे के माप में तो वृद्धि धीमी होती है, जबकि छाती के घेरे के माप में वृद्धि तीव्र होती है। इसी कारण किसी भी वजह से यदि कुपोषण की अवस्था हो तो बच्चे के छाती के घेरे की वृद्धि की दर में कमी हो जाती है और इसी कमी से हम उसके पोषण स्तर का आकलन करते हैं। 1 से 5 वर्षीय स्वस्थ सुपोषित बच्चों में छाती एवं सिर के घेरे का अनुपात 1 से अधिक रहता है। गरीब बालकों में अपर्याप्त पोषण होने के कारण विशेषकर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में बालक के छाती के हिस्से की में मांसपेशियों का विकास व चर्बी का जमाव नहीं हो पाता। इसी स्थिति में छाती एवं सिर के घेरे का अनुपात 1 से कम रह जाता है। अतः छाती व सिर के घेरे के अनुपात को प्रारंभिक बाल्यावस्था में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पता लगाने के लिए सामुदायिक संकेतक के रूप में काम में लिया जाता है। ये चित्र आपको मापक उपकरण सिर व छाती के घेरे को मापने के लिए टेप का बताया गया है। देखिए, ये 3 रंग की टेप है, रेड, येलो एंड ग्रीन कलर की। ग्रीन रंग के जो सिग्नल हैं वो हेल्दी अवस्था को बताते हैं। अगर सिर व छाती के घेरे या कोई भी माप येलो जोन में आता है तो वो ध्यान देने की स्थिति है, और रेड का निशान जो है, रेड जोन में अगर बच्चा के माप आते हैं तो वो डेंजर की स्थिति है, कुपोषण की स्थिति, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये फाइबर ग्लास की बनी हुई है, जिस पर सर्दी गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमें किसी भी कारण से दर्जी के काम में आने वाली कपड़े की या प्लास्टिक की टेप का इस्तेमाल मापने के लिए नहीं करना चाहिए।
किस तरह से हम घेरों को नापेंगे? सिर का घेरा नापने के लिए बालक के सिर को सीधा रखना है, तो सिर के घेरे को अधिकतम माप पे लेना है। ये देखिए आप, ये चित्र में बताया है, छोटे बच्चे का सिर के घेरे का नाप लेते हुए सिर का घेरा अधिकतम घेरे पर आपको माप लेना है। बच्चे के सिर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ आईब्रो के ऊपर से टेप को लेना है और पीछे की तरफ मैक्सिमम घेरे से टेप को लेते हुए कान के ऊपर से सिर के घेरे का माप लेना है। वहीं छाती की घेरे का माप लेने के लिए स्तन के दोनों बिंदुओं पर सेंटर से लेते हुए छाती पर पीछे से घुमाते हुए ठीक सेंटर में मध्यम श्वसन की अवस्था में आपको माप लेना है, यानी कि ना तो फेफड़े सांस से बिल्कुल खाली हो और ना ही अत्यधिक भरे हुए हो। ऊपरी मध्य भुजा का घेरा। सभी प्रकार के प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में मांसपेशियों का निकृष्ट विकास तथा मांसपेशियों का ह्रास मुख्य रूप से दिखाई देता है। मांसपेशियों में यह क्षति प्रारंभिक बाल्यावस्था में विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। मांसपेशियों के विकास को जांचने के लिए बाह का घेरा व्यवहारिक रूप से सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि एक तो इस स्थान पर मांसपेशियों का विकास गोलाई में तथा भली भांति होता है, दूसरे माँ की गोदी में बैठे हुए अत्यंत छोटे शिशु के बाह के घेरे का माप आसानी से ले भी सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में 1 से 5 वर्ष के दौरान बाह के घेरे में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होते, किंतु बाह के घेरे का माप बालक के वजन व लंबाई के अनुरूप वजन से भली भांति सह संबंधित को रिलेटेड पाया गया है तथा क्वोशियोरकोर की अवस्था में सूजन के कारण जब बालक हष्टपुष्ट दिखाई देता है तो शरीर के इस हिस्से में सूजन का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता और मांसपेशी क्षति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वहीं सूखा रोग में भी इस हिस्से की मांसपेशियां अत्यधिक क्षय होने के कारण इस घेरे का माप एक संवेदी संकेतक के रूप में काम में लिया जाता है। मापक तकनीक की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, ऊपरी मध्य भुजा के घेरे को नापने के लिए कंधे पर उपस्थित एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला जो कि हमारी अंशफलक अस्थि है, उसकी ऊपर का टिप मोस्ट पॉइंट को आपको हाथ से छूकर देखना है और नीचे कोहनी की ओलिक्रनोन प्रोसेस को देखना है। ये इस चित्र में भली भांति दिखाया गया है। इस दूरी को इस चित्र में आप देखिए, ये दोनों बिंदु दिखाए, ये अंशफलक अस्थि का एक्रोमियन प्रोसेस और ये आपकी ह्यूमरस अस्थि की ओलिक्रनोन प्रोसेस। इन अस्थि की लंबाई को नापना है। इस हिस्से की लंबाई को नापने के बाद सेंटर या मिड पॉइंट पर आपको इस तरह से निशान बनाना है और निशान बनाते हुए फाइबर ग्लास टेप से आपको पूर्ण गोलाई में माप लेना है और सेंटर में इस बिंदु पर उस माप को नापना है। कमर तथा नितंब के घेरों का अनुपात। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर में चर्बी का जमाव बढ़ता जाता है तथा सक्रिय मांसपेशियों का अनुपात कम हो जाता है। मोटापे की अवस्था में शरीर में वसा का जमाव प्रायः महिलाओं में नितंबों पर तथा पुरुषों में कमर एवं पेट में अधिक होता है। इसी कारण महिलाओं में होने वाली ओबेसिटी को गायनोइड ओबेसिटी या पियर शेप्ड तथा पुरुषों में होने वाली ओबेसिटी को एंड्रॉइड ओबेसिटी या एप्पल शेप्ड ओबेसिटी कहते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शारीरिक श्रम तथा सक्रियता में कमी तथा आहार में कैलोरी की अधिकता के कारण प्रौढ़ावस्था में ये परिवर्तन विशेष रूप से दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये 2 पॉइंट बताए हैं कमर एवं नितंब के घेरों के लिए। कमर का माप लेने के लिए आपकी नाभि बिंदु पर गोलाई में घुमाते हुए कमर का नाप लेना है और नितंब का नाप लेने के लिए आपको नितंबों के मैक्सिमम घेरे पर नाप लेना है। प्रीवियस स्लाइड में आप वापस देखिए, ये बी और सी पॉइंट से दिखाए गए हैं। बी के एरो में कमर का नाप है जो कि नाभि बिंदु पर है और सी पॉइंट पर नितंबों का नाप है जो कि मैक्सिमम नितंबों का घेरा दर्शाता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान अन्य मापों के अभाव में कमर एवं नितंब के घेरे के अनुपात को मोटापे के संकेतक के रूप में काम में लेते हैं। सामान्य अवस्था में कमर का घेरा नितंब के घेरों से कम होता है तथा कमर व नितंब के घेरे का अनुपात 1 से कम होता है। पेट पर वसा के जमाव के कारण कमर के घेरे का माप बढ़ता जाता है तथा नितंब से अधिक हो जाता है। कमर एवं नितंब के घेरे का अनुपात अगर 1 से अधिक हो
तो यह मोटापे को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ हृदय संबंधित बीमारियों, मधुमेह आदि के खतरों की तरफ भी संकेत करता है। अतः प्रौढ़ावस्था में मोटापे के संकेतक के रूप में प्रायः कमर एवं नितंब के घेरे के अनुपात का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं त्वचावलन की मोटाई की। तो शरीर में वसीय ऊतकों का जमाव विविध स्थानों पर होता है। अधित्वक वसा शरीर में ऊर्जा के मुख्य भंडार है। शरीर में वसीय ऊतकों, संग्रहित ऊर्जा तथा मांसपेशियों व प्रोटीन स्तर में घनिष्ठ संबंध देखा गया है। जीवन की विविध अवस्थाओं में पोषण स्तर को ज्ञात करने के लिए इस संबंध को साधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। शरीर के विविध स्थानों पर वसीय ऊतकों का जमाव उम्र, लिंग, शारीरिक अवस्था, पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर तथा एथनिसिटी यानी कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, चाइनीज है, इंडियन है, के अनुरूप भी भिन्न भिन्न होता है। शरीर में संग्रहित अधित्वक त्वचा को विविध कैलिपर्स के द्वारा मापकर शरीर का संगठन भी ज्ञात करते हैं। अधित्वक वसा त्वचावलन की मोटाई के रूप में धड़ के चारों तरफ तथा परिधि, धड़ के चारों तरफ यानी कि सेंट्रल एरिया, और परिधि यानी कि हाथ और पैरों पर मापी जा सकती है। धड़ के चारों तरफ त्वचावलन के लिए सब स्कैपुला यानी कि कंधे की अंशफलक अस्थि के नीचे की तरफ, श्रोणि के ऊपर सुप्रा इलियक, श्रोणि मेखला की अस्थियों के ऊपर सुप्रा इलियक, पेट पर एब्डोमिनल पर मापी जाती है। परिधि पर मापे जा सकने वाले त्वचावलन है बाइसेप यानी कि बाह के ऊपरी हिस्से के आगे की तरफ बाइसेप मसल्स होते हैं, इसलिए इसका नाम बाइसेप दिया। ऊपरी भुजा के पीछे की तरफ ट्राइसेप मसल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइसेप्स नाम दिया। जांघों पर, थाइस पर तथा पिंडलियों पर मापे जाते हैं। मोटापे के आकलन के लिए ट्राइसेप्स के त्वचावलन अधो अंश फलक के मुकाबले अधिक विश्वसनीय तथा सामाजिक आर्थिक संपन्नता के लिए अधिक संवेदनशील माने गए हैं। शरीर में इन विविध स्थानों पर जमा वसीय ऊतकों का शारीरिक महत्व भी भिन्न भिन्न है। परिधीय वसा के मुकाबले धड़ के चारों तरफ जमा अधित्वक वसा या चर्बी मधुमेह तथा हृदय संबंधित बीमारियों से संबंधित मानी गई है स्टडीज के हिसाब से। ये भी माना जाता है कि बच्चों तथा वयस्कों में मोटापा शरीर में ऊर्जा के अत्यधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है। अतः 6 से 50 वर्ष की उम्र के दौरान स्त्री व पुरुषों में शरीर का घनत्व तथा शरीर के संगठन जैसे कि प्रतिशत वसा, प्रतिशत जल और बॉडी मास का अनुमान लगाने के लिए हम प्रायः बाइसेप, ट्राइसेप, सब स्कैपुलर यानी अधो अंशफलक, श्रोणि के ऊपर सुप्राइलियक और पेट के त्वचावलन के औसत मापों को मापा जाता है। ये देखिए, ये मापक उपकरण आपको दिखाए गए हैं। दो प्रकार के कैलिपर्स, हार्पेंडन कैलिपर और लेंस टाइप कैलिपर्स प्रायः उपयोग में आते हैं रिसर्चर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। ये जो तीसरा चित्र है ये भी हार्पेंडन कैलिपर का ही मॉडिफाइड स्वरूप है। तो इन दोनों कैलिपर्स का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। कुछ अन्य कैलिपर्स का उपयोग भी आजकल किया जा रहा है, जिनमें से होल्टेन स्किन फोल्ड कैलिपर, प्लिकोमेट्र कैलिपर्स, डिजिटल कैलिपर इत्यादि। ये विभिन्न कैलिपर्स भी घरों में तथा लेबोरेटरीज में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा काम में लिए जाते हैं त्वचावलन की मोटाई को मापने के लिए। हम बात करते हैं कि त्वचावलन की मोटाई शरीर के किन भागों में मापी जाती है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, बाइसेप्स यानी बाह में आगे की तरफ, ट्राइसेप्स यानी बाह में पीछे की तरफ, सब स्कैपुलर कंधे के नीचे, सुप्रा इलियक श्रोणि मेखला के ऊपर और एब्डोमिनल यानी कि पेट पर। इन सभी मापों को आइए हम देखिए किस तरह से मापते हैं। ये देखिए, बाइसेप्स जो कि मैंने आपको कहा ऊपरी भुजा पर आगे की तरफ आपको व्यक्ति को सीधा खड़ा रखना है, सीधा, और सभी माप शरीर के बाएं हिस्से में आपको लेने हैं। सीधा खड़ा रखने के बाद जब आप हाथ को रखेंगे सीधा, ढीला छोड़ देंगे तो यहाँ कोहनी से लेके कंधे के बीच में आपको मसल्स कुछ ऊंचे उठे हुए दिखाई देंगे। इन्हें आपको बाएं हाथ की अंगूठे और तर्जनी उंगली से स्किन को उठाना है और कैलिपर से उस हिस्से की त्वचा को
पकड़ना है। त्वचा को पकड़ते समय ये ध्यान रखें न तो केवल ऊपरी त्वचा पकड़ में आए और न ही इतना अधिक पकड़ लें कि मांसपेशियां भी पकड़ में आ जाए, यानी कि हमें केवल चर्बी वाले हिस्से को ही पकड़ना है। कैलिपर्स को दबाते समय ये भी ध्यान रखें कि आप बहुत अधिक दबाव न बनाएं और दबाने के पश्चात कैलिपर पर सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में अधिकत्व वसा के माप को माप लें। इस प्रकार से ये माप आपको एक बार ना लेना है, 3 बार लेना है और तीनों मापों के औसत को आपको त्वचा वलन की मोटाई के रूप में निकालना है। ये ट्राइसेप के माप देखिए जो कि पीछे की तरफ है हाथ में, और ट्राइसेप के माप लेने के लिए जिस तरह से ऊपरी मध्य भुजा के घेरे का माप लेते हैं कि कोहनी से शोल्डर से लेकर कोहनी तक के माप के सेंटर हिस्से में जहाँ पर मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस ऊपरी मध्य भुजा के घेरे का माप लेते हैं, वहीं पर आपको ट्राइसेप मसल्स का माप लेना है। ये सब स्कैपुलर यानी कि अधो अंशफलक, ये कंधे की अंशफलक अस्थि है, उसके नीचे की तरफ आप हाथ से छू कर देखेंगे तो आपको ये अस्थि महसूस हो जाएगी। नीचे की तरफ 45 डिग्री के एंगल पर आपको अधित्वक वसा को पकड़ना है कैलिपर्स के द्वारा। ये देखिए पेट का माप लेने के सुप्रा इलियक यानी कि श्रोणी मेखला के ऊपर, तो श्रोणी मेखला की अस्थि को जब आप हाथ से स्पर्श करेंगे तो कूल्हों पर आपको अस्थि का एहसास होगा। उस अस्थि के जस्ट ऊपर की तरफ श्रोणी मेखला या सुप्रा इलियक अधित्वक वसा त्वचा के वलन की मोटाई नापी जाती है। वहीं पेट पर नाभि वाले हिस्से से साइड में या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ, ये देखिए ये दाईं तरफ लेते हुए ये बाईं तरफ लेते हुए अधित्वक त्वचा वलन की मोटाई नापी जाती है। त्वचा वलन के मानकों के द्वारा पोषण स्तर का आकलन। शरीर में अधित्वक वसा का वितरण उम्र, लिंग, कार्यशीलता तथा वातावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है। जन्म के पश्चात से ही उम्र की विविध अवस्थाओं में स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले वसा का जमाव अधिक होता है। 6 से 12 माह के दौरान शिशु में शरीर में वसा का जमाव अधिकतम होता है। वहीं पूर्व बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था में त्वचा की वलन की मोटाई में कुछ कमी देखी जाती है। किशोर वय में पुनः इन त्वचा वलनों की मोटाई में बढ़ोतरी होती है। प्रौढ़ावस्था में आते आते पेट, नितंब, अधो अंशफलक तथा श्रोणी के ऊपर यानी कि सुप्राइलियक सभी जगह चर्बी का जमाव प्रारंभ हो जाता है, जो कि वृद्धावस्था आते आते पुनः क्षीण होने लगता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के शरीर में अधित्वक वसा का जमाव अलग अलग हिस्सों में होता रहता है और इन त्वचा वलन की मोटाई को नाप कर हम इनसे शरीर में उपस्थित प्रतिशत वसा और प्रतिशत प्रोटीन, प्रतिशत जल की भी गणना विभिन्न कैलकुलेशंस के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि मानव मिति परीक्षणों में विविध प्रकार के शारीरिक माप जैसे कि वजन, लंबाई, सिर का घेरा, छाती का घेरा, ऊपरी मध्य भुजा का घेरा एवं त्वचा वलन की मोटाई लिए जाते हैं। सभी तरह के माप अलग अलग उम्र, लिंग व अवस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं होते, अर्थात अलग अलग उम्र में एवं अलग अलग अवस्थाओं के दौरान पोषण स्तर को मापने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के माप लेने पड़ते हैं। आइए देखें ये माप कौन कौन से हैं। उम्र के हिसाब से जो विविध मानव मिति माप बताए गए हैं, देखिए तालिका में आप देखिए 0 से 1 वर्ष के दौरान वजन एवं लंबाई को उपयुक्त बताया है। वहीं 1 से 5 वर्ष के दौरान वजन एवं ऊंचाई के साथ साथ सिर, भुजा एवं ऊपरी मध्य भुजा के घेरे तथा त्वचा वलन की मोटाई के नाप भी कभी कभी लिए जाते हैं। 5 से 20 वर्ष की उम्र के दौरान वजन, ऊंचाई तथा त्वचा वलन के माप लिए जाते हैं और वहीं 20 वर्ष से अधिक उम्र की लोगों के लिए ऊंचाई, वजन, ऊंचाई तथा त्वचा वलन के माप माने जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको अभी तक दिखाए गए मानव मिति परीक्षणों से संबंधित तीनों ही वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले अध्ययन सत्र में हम लोग मानव मिति परीक्षणों के आकलन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।